प्राइम टाइम डिबेट में एक बार फिर से स्वागत आपका। हमारे साथ हमारे दो पत्रकार मेहमान अनुराग वर्मा जी, अभिषेक पांडे जी और बीजेपी के लीडर संजीव उपाध्याय जी। चर्चा हो रही है आज के चुनाव परिणामों पर। थोड़ी सी गंभीर बात कर लें और निष्पक्ष चर्चा कर लें, इसके लिए हमें थोड़ा समय मिला है। अनुराग जी, इन चुनावों को जिनको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, खासकर गुजरात के चुनाव के परिणाम को, बहुत अब ये कंक्लूसिव सवाल है आज की पूरी डिबेट का, क्या ये सच में सेमीफाइनल कहे जाने लायक चुनाव थे या ये और विधानसभा चुनाव की तरह ही दो चुनाव थे? नहीं, ये हिमाचल का चुनाव को तो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी पैटर्न पे और काफ़ी जो है जो पहले से प्रेडिक्टेड था वही हुआ जी। हालांकि गुजरात में भी वही हुआ जो पहले से प्रेडिक्टेड था कि वहाँ पे मोदी जी के विरोध में कोई नहीं था। लेकिन ये चीज़ थी कि एक तरह से मोदी जी का ये टेस्ट माना जा रहा था कि ये अगर इस तरह से होंगे तो फिर ये आगे प्रधानमंत्री पद के तौर पे उम्मीदवार के तौर पे इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट तो ये ऑलरेडी हो भी चुके थे पहले से ही। अगर आज की तारीख में, आज 30 साल पुरानी बात नहीं है, 40 साल पुरानी बात नहीं है, जहाँ पे एक लीडर की फॉलोइंग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इस टाइप के लीडर्स की कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी फॉलोइंग हुआ करती थी। अब वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है और एक क्षेत्र को लेके स्पेसिफिक होती जा रही है। क्षेत्रीय दल जिस तरह से आए, राजनीतिक मुद्दे पीछे चले गए। उस समय मोदी जी जैसा मास बेस रखने वाले लीडर्स इस समय बहुत कम है। बीजेपी, जितना मोदी जी को बीजेपी की जरूरत है उतनी ही बीजेपी को भी मोदी जी जैसे लीडर की भी जरूरत है। अगर आप अगले चुनाव में बीजेपी पावर में या एनडीए पावर में आना चाहती है तो उन्हें भी इस तरह से करिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले लीडर की जरूरत है जी। तो उस चीज को शायद समझते हुए जेडीयू ने भी ये सिग्नल दे दिया कि मोदी जी अनटचेबल नहीं है, उनके साथ भी मिलके हम सोच सकते हैं कि एनडीए के अंदर जो भी बड़ा पार्टी होगी उसका नेता उनको मान्य हो सकता है जी। तो ये तो एक बात रही, लेकिन आपने कहा कि टेस्ट था, ये टेस्ट था मोदी के लिए, ये बात एक बात समझी जा रही थी। लेकिन आपको लगता है कि इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद भी मोदी के प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो सच में बड़े उज्जवल हुए हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर? देखिए, अगर टेस्ट इस मामले में कहा जा रहा था कि अच्छा, वो कुछ टेस्ट भी कुछ हद तक भाजपा ने ही खुद ही अपने आप को ही एक टेस्ट दे दिया था कि हम जो पिछली 117 की फिगर है हम उसको क्रॉस करेंगे। ऐसी बात भी सबसे पहले भाजपा से ही शुरू हुई कि हम ये पिछले नंबर से ज्यादा बढ़ाएंगे, अदरवाइज तो उनकी 92 में भी सरकार बन जानी थी। लेकिन वो टेस्ट भी उन्होंने खुद दिया और काफी हद तक उसके करीब पहुंच गए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चुनाव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगातार तीसरी बार भी वो जो है गेन करते हैं। जी जी। अभिषेक, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की या जो यूपीए 2 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये घोटालों से घिरी हुई है और अगर वोट पड़ेगा तो उसमें राज्य सरकार के इश्यूज कब होंगे। लोगों के जहन में इतना गुस्सा है केंद्र की सरकार को लेकर कि एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात होगी भी तो वो केंद्र की सरकार के खिलाफ वोट चले जाएंगे। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? एक्चुअली हिमाचल में दोनों जगह करप्शन की बात है जी, भ्रष्टाचार हर जगह पे है, तो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दो। हिमाचल में क्या हुआ, स्टेट लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा हो गया सेंट्रल की अपेक्षा, तो ये मुद्दा वहाँ बहुत बड़ा कारगर रहा, इसलिए लोगों ने बीजेपी को नकारा और मतलब बीजेपी के जो अगेंस्ट वोट जाना चाहिए था वो कांग्रेस को वहाँ पे गया, 76% गया, 10% वोट स्विंग किया। सेम चीज़ गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात में जो वोटिंग थी वो मोदी जी के पक्ष में नहीं, उनके विकास के मुद्दे की वजह से गई। और दूसरा वहाँ पे जो लोगों का गुस्सा था वो सिलेंडर का एक मुद्दा मैंने बताया था ना कि ये डायरेक्ट घर में गृहिणी को इम्पैक्ट डालता है, तो वहाँ पे पूरी फैमिली जो है, लोगों जैसे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा वोट जो है इस बार वुमेन्स का कास्ट हुआ जी। औरतों ने घर से निकल के वोट डाला, वो इसलिए निकाल डाला क्योंकि उनको लगा कि ये डायरेक्टली मतलब एक साल में 10 बार 12 बार पेट्रोल प्राइसेस सारे हाइक कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं और सर्विस टैक्स बढ़ गया 2.5% एक्स्ट्रा और कर दिया उन्होंने। तो ये सारे रीजन एक्चुअल में वहाँ रहे। दूसरा एक मैंने कहा कि वहाँ पर कोई भी लीडर नहीं है था जी। करिस्मेटिक लीडर जो था मोदी जी के सामने स्टैंड करने वाला कोई भी आदमी गुजरात में नहीं था जी। यही अगर चुनाव के पहले, अगर लास्ट टाइम चुनाव में कांग्रेस होती या कोई लीडर कहीं और किसी स्टेट में होता और बहुत अच्छे काम करता, अच्छे डेवलपमेंट होते, वो भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते, तो बराबरी की बात होती। इस बार क्या हुआ, 10 साल की टेस्टिंग ऑलरेडी पब्लिक वहां पर कर चुकी है नरेंद्र मोदी जी की जी। अब टेस्टिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो 10 साल टेस्ट करने के बाद उनको लगा कि अब मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि पीछे जो 10 साल पहले जो हालत थी अब वैसी दोबारा रिवाइज ना हो जाए।
खराब ना हो, इसलिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट डाला। वोट में वोटिंग परसेंटेज यहाँ ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 6% बढ़ा है। संजीव जी की बात सुनते हैं, बिल्कुल आपने कहा वोटिंग, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है संजीव जी, सीटें भी बढ़ी हैं, 61 सीटें आई हैं गुजरात में। ये ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है आप गुजरात में और बीजेपी की पॉपुलैरिटी घटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा कारण ये है कि चुनाव में बात वही आती है कि अगर 92 की जगह 93 सीटें होती 92 में, हम तब भी सरकार बनाते। लेकिन कारण और इससे आगे एक आ रहा है निकल के कि जो विकास के ऊपर चुनाव था जी, इस विकास के ऊपर और विकास पे मोदी जी खरे उतर गए। मोदी जी विकास के 10 वर्ष लगातार मुख्यमंत्री हैं, अब तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो मोदी जी का काम देख के जनता ने वोट किया, क्योंकि वहाँ का जो गुजरात का वोटर है वो बहुत ही सुलझा हुआ वोटर है जी। वो जानता है कि गुजरात को नहीं, हिमाचल का है, लेकिन हिमाचल में सबसे बड़ा कारण जो अभी पांडे जी ने कहा है, सेंट्रल मुद्दे, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, सेंट्रल मुद्दे जो थे वो वहां पे गौन हो गए, वहां क्षेत्रवाद के मुद्दे आ गए छोटे छोटे, और वहां पे हुआ। लेकिन गुजरात में जो कारण है, गुजरात का जो वोटर है, गुजरात का वोटर बहुत सुलझा हुआ। उनको पता है कि मोदी जी 10 वर्ष में कितना विकास उन्होंने किया है, हर जगह पानी, विकास, सड़कें, वो बिजली, हर चीज वहां पे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक हिमाचल की परिस्थिति और गुजरात की परिस्थिति में जो है ना बहुत डिफरेंस है। इसको एक तरह से चुनाव का पैटर्न नहीं हो सकता। हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत छोटी छोटी हैं। बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी एमएलए होता है या जो भी लीडर होता है, उसका प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी ना किसी तौर पे व्यक्तिगत संबंध होता है, और व्यक्तिगत संबंध जहां होता है वहां पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया हिमाचल पे, उत्तर प्रदेश पे, बिहार पे, दिल्ली पे या किसी दूसरे क्षेत्र में, बड़े स्टेट में लागू नहीं होता है। हिमाचल में ये फैक्टर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हर 5 साल पे वहां सरकारें आती हो जाती हैं कि वहां पे पर्सनली हर वोटर जो है, प्रत्येक वोटर किसी ना किसी तरह से अपने लीडर से जुड़ा हुआ, क्योंकि छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। क्षेत्र बड़ा हो सकता है, लेकिन 20,000, 25,000, 30,000 ये है वहां पर। अब उत्तर प्रदेश की आप देखिए 2 लाख के ऊपर है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? वहां पर जो ये होता है इस प्रकार, जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस विषय में। अनुराग जी, एक प्रश्न और भी है, और प्रश्न बहुत बड़ा ये है कि क्या सच में जनता जो है वो कांग्रेस को दोषी समझ रही है, जैसा कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में काफी रोष है? आपका अध्ययन क्या कहता है और इन चुनाव के परिणाम से क्या? देखिए एक चीज, अगर हम ये राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल डिबेट से हट के अगर हम विकास की और एक एनालिसिस की एक दूसरे दृष्टिकोण से सोचें, तो क्या महंगाई बीजेपी के शासन में नहीं बढ़ी थी? क्या महंगाई सिर्फ कांग्रेस के शासन में बढ़ी? आप मतलब एक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा जो अपना सोच है कि जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा जाके, वो जो परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार काम करेगा। कोई जो चुनाव से पहले की स्थिति जो बात करके कुर्सी पे पहुंचा जाता है और वहां पहुंचने के बाद जो परफॉर्म किया जाता है, उसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। हमने बीजेपी के रूल में भी देखा था कि महंगाई बेहिसाब बढ़ी थी, और जो एक हार हुई थी वो सिर्फ एक महंगाई की वजह से ही हुई थी, जो बीजेपी की हार हुई, प्याज की वजह से गवर्नमेंट गई थी दिल्ली में, और वास्तव वापस नहीं। हाँ, तो ये चीज एकदम मान के चलिए, सोच के चलिए कि जो सरकार में बैठा होता है वो सरकार होता है, और जो विपक्ष में बैठा होता है वो विपक्ष होता है, चाहे वो पार्टी का नाम कुछ भी हो। तो सिर्फ कांग्रेस को इस चीज के लिए ब्लेम करना वो जायज शायद नहीं होगा। यहां सरकार को ब्लेम किया जाए कि उन्होंने चेक नहीं किया, और जिस तरह से पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ हद तक ये पूंजीवादी व्यवस्था हमारे देश में आ रही है, जो पहले हमारे देश में नहीं थी। हमारा एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट है, जहां पे गरीबों का भी उतना ही ध्यान रखना जाना चाहिए जितना कि अमीर का। लेकिन धीरे धीरे जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो इंटरनेशनल जो फिनोमिना है, वो जब से इंडिया में आ रहा है, तो एक तरह से एक वर्ग को इग्नोर किया जा रहा है, दूसरे वर्ग को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये जो विचारधारा है, ये ओवरऑल इससे थोड़ा सा दूर हटने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आपको लगता है कि थोड़ा सा सोशलिज्म अब लाने की जरूरत है? पूंजीवाद से हटके थोड़ा सा समाजवाद होना चाहिए, सरकार के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन सरकार के पास अपने तर्क हैं अनुराग जी। सरकार कहती है कि बिल्कुल, अगर हम फूड सिक्योरिटी बिल लेके आते हैं, अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आते हैं, अगर हम मनरेगा जैसी योजनाएं लेकर आते हैं। देव जी, एक चीज मैं बहुत छोटी सी कहूंगा, फूड सिक्योरिटी बिल की आप बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 600 रुपया दिल्ली शहर में आप जो है कह रहे हो कि वो एक परिवार का जीवन चलाने के लिए सफिशिएंट है।